हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12 के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर इंडिगो को आसान शब्दों में विस्तार से समझेंगे। यह चैप्टर सिर्फ एक पाठ नहीं बल्कि एक आंदोलन चंपारण सत्याग्रह की कहानी है। यह चैप्टर न सिर्फ गांधी जी की लीडरशिप और करेज को उजागर करता है बल्कि हमें यह भी सिखाता है कि कैसे कि इंसान की डिटर्मिनेशन पूरे समाज को बदलने की ताकत रखती है। तो चलिए इस जर्नी को एक्सप्लोर करते हैं। यह पाठ लुई फिशर की प्रसिद्ध पुस्तक द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी से लिया गया है। लुई फिशर का जन्म 1896 में फिलाडेल्फिया में हुआ। उन्होंने 1918 से 1920 तक ब्रिटिश आर्मी में सेवा की और फिर एक प्रसिद्ध पत्रकार के रूप में द न्यूयॉर्क टाइम्स और द सैटरडे रिव्यू जैसे बड़े प्रकाशनों के लिए लेख लिखे। वे प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी रहे। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी को टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट ने महात्मा गांधी पर लिखी गई सर्वश्रेष्ठ पुस्तकों में से एक बताया है। कहानी शुरू होती है 1942 में, जब लेखक ने गांधी से पहली बार उनके आश्रम सेवाग्राम में मुलाकात की। उस समय गांधी जी ने लेखक से कहा, मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैंने अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर करने का निर्णय कैसे लिया। यह कहानी 1917 की है। गांधी जी दिसंबर 1917 में लखनऊ में इंडियन नेशनल कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में गए थे। वहां उनकी मुलाकात राजकुमार शुक्ल नामक एक किसान से हुई जो गरीब और साधारण भारतीय किसान की तरह दिखता था। उसने गांधी से आग्रह किया, मैं चंपारण से हूँ और चाहता हूँ कि आप मेरे जिले में आए। चंपारण नेपाल की तराई के पास स्थित था। यहाँ के किसान जमींदारों के अनजस्ट एग्रीमेंट्स के कारण पीड़ित थे। शुक्ला स्वयं भी एक बटाईदार किसान था। वह अनपढ़ था लेकिन बेहद निश्चयी। उसने कांग्रेस अधिवेशन में आकर गांधी से मिलने की ठान ली थी। गांधी जी ने शुक्ला से कहा कि उनके पहले से तय कार्यक्रम है और विदेश के अन्य हिस्सों में जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन शुक्ला उनके पीछे पीछे हर जगह जाता रहा। अंततः गांधी जी अपने आश्रम लौटे तो शुक्ला वहां भी पहुंच गया। कई सप्ताह तक उसने गांधी जी का साथ नहीं छोड़ा और बार बार उनसे विनती की, कृपया तारीख पक्की कर दीजिए। शुक्ला की दृढ़ता से प्रभावित होकर गांधी जी ने कहा, मैं अमुक तारीख को कलकत्ता जाऊंगा, वहां आकर मुझसे मिलना। कुछ महीनों बाद जब गांधी जी कलकत्ता पहुंचे तो शुक्ला नियत स्थान पर बैठा उनका इंतजार कर रहा था। उसके बाद दोनों पटना के लिए ट्रेन में सवार हुए। पटना में शुक्ला गांधी जी को राजेंद्र प्रसाद के घर ले गया, जो उस समय वकील थे और बाद में भारत के राष्ट्रपति बने। राजेंद्र प्रसाद उस समय घर पर नहीं थे। नौकरों ने शुक्ला और गांधी जी को किसान समझा और उन्हें जमीन पर ठहरने की अनुमति दे दी, लेकिन गांधी जी को कुएं से पानी लेने की अनुमति नहीं दी गई क्योंकि उन्हें अछूत समझ लिया गया। इसके बाद गांधी जी ने चंपारण जाने से पहले मुजफ्फरपुर जाने का निर्णय लिया ताकि वहां की स्थिति की और जानकारी प्राप्त कर सकें। उन्होंने मुजफ्फरपुर के आर्ट कॉलेज के प्रोफेसर जेबी कृपलानी को तार भेजा। 15 अप्रैल 1917 की आधी रात को ट्रेन मुजफ्फरपुर पहुंची, जहां कृपलानी छात्रों के साथ उनका इंतजार कर रहे थे। गांधी जी वहां 2 दिन प्रोफेसर मलकानी के घर रुके। उन्होंने कहा, उन दिनों एक सरकारी प्रोफेसर द्वारा मेरे जैसे व्यक्ति को ठहराना एक असाधारण बात थी। गांधी जी के अभियान की खबर जल्दी ही मुजफ्फरपुर और चंपारण में फैल गई। चंपारण के किसान बड़ी संख्या में गांधी जी से मिलने आने लगे। चंपारण जिले की अधिकतर कृषि व भूमि बड़े बड़े अंग्रेज जमींदारों के कब्जे में थी। यहाँ भारतीय किसान अपनी जमीन पर काम करने के बावजूद नील की खेती के लिए मजबूर थे। जागीरदार काश्तकारों से 15% भूमि पर नील उगवाते और पूरी फसल को किराए के रूप में ले लेते। यह समझौता किसानों पर एक बड़ा बोझ था, लेकिन समय बदला। जब अंग्रेज जमींदारों को पता चला कि जर्मनी ने कृत्रिम नील विकसित कर ली है तो उन्हें एहसास हुआ कि अब प्राकृतिक नील की उतनी जरूरत नहीं रहेगी। उन्होंने इस 15% व्यवस्था से मुक्त होने के लिए किसानों से क्षतिपूर्ति के नाम पर जबरन हस्ताक्षर करवा लिए। कई अनपढ़ किसानों ने डर और दबाव में समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए, लेकिन जब उन्हें कृत्रिम नील की सच्चाई पता चली तो उन्होंने अपने पैसे वापस मांगने की कोशिश की। इस दौरान जमींदारों ने अपने पक्ष में गुंडे किराए पर रख लिए और किसान लायर्स के पास पहुंचने लगे। इसी कठिन समय में महात्मा गांधी चंपारण पहुंचे। गांधी जी ने चंपारण पहुंचकर स्थिति का गहराई से अध्ययन करना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने अंग्रेज जमींदारों के संगठन के सचिव से मिलने का प्रयास किया, लेकिन सचिव ने कहा कि वे किसी बाहरी व्यक्ति को जानकारी नहीं दे सकते। गांधी जी ने दृढ़ता से जवाब दिया कि वे बाहरी व्यक्ति नहीं थे। इसके बाद गांधी जी तिरहुत डिवीजन के ब्रिटिश कमिश्नर से मिले। कमिश्नर ने उन्हें डराने धमकाने की कोशिश की और चंपारण छोड़ने का आदेश दिया। गांधी जी ने इस आदेश को अनदेखा करते हुए मोतिहारी को रुख किया, जो चंपारण की राजधानी थी। मोतिहारी रेलवे स्टेशन पर गांधी जी का किसानों की भारी भीड़ ने स्वागत किया। वहां पहुंचकर उन्होंने एक घर को अपना मुख्यालय बनाया और किसानों से उनके अनुभव सुनने लगे। इस बीच उन्हें खबर मिली कि पास के गांव में एक किसान के साथ दुर्व्यवहार हुआ है। गांधी जी तुरंत मौके पर जाने के लिए हाथी पर सवार होकर निकले। रास्ते में गांधी जी को पुलिस सुपरिटेंडेंट का एक संदेश मिला, जिसमें उन्हें वापस लौटने का आदेश दिया गया। गांधी जी ने इसका पालन किया, लेकिन जब उन्हें चंपारण छोड़ने का आधिकारिक आदेश दिया गया तो उन्होंने रसीद पर लिखकर जवाब दिया कि वे इस आदेश का पालन नहीं करेंगे। अगले दिन गांधी जी को कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश मिला। पूरी रात जागकर उन्होंने अपने सहयोगियों और वायसराय को तार भेजे। सुबह हजारों किसान मोतिहारी में न्यायालय के बाहर जमा हो गए। यह भीड़ उनके आत्मविश्वास का प्रतीक थी और अंग्रेजी हुकूमत के डर को चुनौती देने की शुरुआत। अंग्रेज अधिकारियों ने गांधी जी से भीड़ को नियंत्रित करने की मदद मांगी और गांधी जी ने विनम्रता से उनकी सहायता की।
उनके इस व्यवहार ने अधिकारियों को एहसास कराया कि अब भारतीय उनकी शक्ति को चुनौती देने के लिए तैयार हैं। न्यायालय में गांधी जी ने आदेश न मानने की बात स्वीकार की और कहा, मैंने कानून तोड़ा है, लेकिन यह मैंने राष्ट्रीय सेवा और मानवता के लिए किया है। उन्होंने अपने बयान में आत्मा की आवाज़ का पालन करने की बात कही और सजा की मांग की, लेकिन मजिस्ट्रेट ने उन्हें बिना जमानत रिहा कर दिया। इसी बीच राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर बाबू और अन्य प्रमुख लॉयर्स गांधी से मिलने आए। गांधी जी ने उनसे पूछा, अगर मुझे जेल हो गई तो आप क्या करेंगे? वकीलों ने कहा कि वे घर लौट जाएंगे। गांधी ने सवाल किया, फिर किसानों का क्या होगा? इस पर वकीलों ने विचार विमर्श किया और फैसला किया कि वे भी जेल जाने को तैयार हैं। इस फैसले के साथ गांधी जी ने कहा, चंपारण की लड़ाई जीत ली गई है। फिर उन्होंने कागज का एक टुकड़ा लिया और समूह को जोड़ों में विभक्त किया और क्रम तय कर दिया, जिस क्रम से प्रत्येक जोड़े को गिरफ्तारी देनी थी। कई दिनों बाद गांधी जी को एक लिखित मैसेज मिला। यह मैसेज मजिस्ट्रेट ने भेजा था, जिसमें लिखा था कि राज्य के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने गांधी जी के खिलाफ केस को समाप्त करने का ऑर्डर दिया है। यह मॉडर्न इंडिया में पहली बार था जब सत्याग्रह की जीत हुई। इसके बाद गांधी जी और लायर्स ने किसानों की समस्याओं की गहरी जांच शुरू की। उन्होंने करीब 10,000 किसानों के बयान दर्ज किए और दूसरे साक्ष्यों के आधार पर रिपोर्ट तैयार की। इस दौरान पूरे क्षेत्र में हलचल मच गई। जमींदारों ने इसका उग्र विरोध किया, लेकिन गांधी जी का इरादा अडिग था। जून में गांधी जी को लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एडवर्ड गेट के पास बुलाया गया। जाने से पहले उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ एक प्लान बनाया ताकि अगर वे वापस न लौट सकें तो सत्याग्रह जारी रखा जा सके। गांधी जी ने गवर्नर से 4 इंपॉर्टेंट मीटिंग्स की। इन डिस्कशंस के बाद ऑफिशियल कमीशन का एक गठन हुआ, जिसमें जमींदार, सरकारी अधिकारी और किसानों की तरफ से गांधी जी शामिल हुए। यह कमीशन नील की बटाईदारी की समस्याओं की जांच के लिए बनाया गया था। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान गांधी जी ने करीब 7 महीने तक चंपारण में रहकर काम किया। इस दौरान हजारों किसानों के बयान और ठोस सबूत इकट्ठा किए गए। अंततः जमींदार पैसा लौटाने के लिए राजी हो गए। जब जमींदारों ने गांधी से पूछा कि उन्हें कितना पैसा लौटाना होगा, तो उन्होंने 50% लौटाने का सुझाव दिया। लेकिन जब जमींदार केवल 25% लौटाने को तैयार हुए, तो गांधी जी ने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। उनका कहना था कि रकम से ज्यादा इंपॉर्टेंट यह था कि जमींदारों ने अपनी प्रतिष्ठा और अधिकार के घमंड को छोड़ दिया। इससे किसानों में आत्मविश्वास बढ़ा और उन्होंने अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना सीखा। कुछ ही समय में अंग्रेज जमींदारों ने अपनी जमीनें छोड़ दी और नील की बटाईदारी पूरी तरह समाप्त हो गई। लेकिन गांधी जी सिर्फ आर्थिक और राजनीतिक समाधान तक सीमित नहीं रहे। उन्होंने चंपारण के गांवों की सांस्कृतिक और सामाजिक स्थितियों पर भी ध्यान दिया। उन्होंने वहां प्राइमरी स्कूल्स खुलवाए और सफाई और स्वास्थ्य पर काम शुरू किया। कस्तूरबा गांधी ने महिलाओं को व्यक्तिगत और सामुदायिक स्वच्छता सिखाई। हेल्थ सर्विसेज के लिए गांधी जी ने एक डॉक्टर से 6 महीने तक निस्वार्थ सेवा करने का अनुरोध किया। केवल 3 दवाएं थीं, कैस्ट्रोल ऑयल, क्विनाइन और सल्फर ऑइंटमेंट, लेकिन गांधी ने इसे भी बड़ी कुशलता से मैनेज किया। गांधी जी ने महिलाओं के कपड़ों की खराब स्थिति देखी। कस्तूरबा ने उनसे इस बारे में बात की और उन्होंने उनकी मदद के लिए कदम उठाए। चंपारण की घटना गांधी जी के जीवन का एक इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट साबित हुई। गांधी जी ने स्पष्ट कर दिया कि अंग्रेजों को भारतीयों पर अपने देश में हुक्म चलाने का कोई अधिकार नहीं है। यह मूवमेंट किसी बड़ी राजनीतिक योजना के तहत नहीं हुआ था, बल्कि यह किसानों की समस्याओं को सॉल्व करने का एक प्रयास था। गांधी जी ने एंट्री जैसे इंग्लिश सपोर्टर्स की हेल्प लेने से मना कर दिया। उन्होंने अपने वकील साथियों को स्वावलंबन का पाठ पढ़ाया और बताया कि इस लड़ाई को भारतीयों को खुद लड़ना होगा। इस तरह चंपारण का आंदोलन सिर्फ एक आर्थिक या सामाजिक बदलाव नहीं था, यह आत्मनिर्भरता और स्वाधीनता का प्रतीक बन गया। तो दोस्तों, यह थी गांधी जी और चंपारण सत्याग्रह की एक प्रेरणादायक कहानी। इस चैप्टर से हमें एक महत्वपूर्ण सीख मिलती है, सेल्फ रिलायंस, करेज और अपने राइट्स के लिए खड़े होने की। गांधी जी ने न सिर्फ किसानों की मदद की, बल्कि एक नए इंडिया की फाउंडेशन भी मजबूत की। यह चैप्टर यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और द ग्रामर एज को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बाय बाय।